सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डिलेट फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी सब्जेक्ट के सोल्यूशन को देखने वाले हैं और आपके संस्कृत विषय के सोल्यूशन को ऑलरेडी मैंने करा दिया है। सारे विषय फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सारे विषयों के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 2, 3, 4 या 6। तो अंतस्थ व्यंजन या रा लावा होते हैं, तो ऑप्शन 3 जो है 4 ये सही हो जाएगा। या रा लावा ऑलरेडी मैंने बार बार आपसे कहा था, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, इनको आप जरूर याद रखिएगा। और आप देख सकते हो, आपने पेपर देखा होगा, तो अगर आपने जो वीडियोस मैंने बनाई थी राजन सीरीज, पवन सीरीज की सारी वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखी होंगी तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण नहीं है तो दूसरे और चौथे वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। तो ऑप्शन 3, 2, 4 यानी कि ये ठ, घ और फ ये सभी महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है का, यह महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, कृश शब्द का विलोम है। तो कृश का विलोम दृढ़, कठोर, मजबूत, तो ये सभी इसके विलोम नहीं है, बल्कि विलोम क्या है? स्थूल। ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। तो पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, तो सुबोपली आपको पता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गद्य, ये क्या है? भाषाई कौशल नहीं है। बाकी पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सब क्या है? भाषाई कौशल है। तो ऑप्शन 2 सही हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से आधा लगता है। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, यही सब होते हैं। ठीक है, इसके बाद री। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर, सुधा और पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा का अर्थ होता है दोस्तों अमृत, और पंकज यानी कि कमल। ठीक है, बस केवल अर्थ लिखना था। तो कमल को पंकज कहते हैं, अमृत को सुधा कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक का चिन्ह लिखिए। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो कारक होता है यह क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ होने का सीधा संबंध बताने वाला चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता ने, कर्म को करण से, आप लोगों को ये तो मैंने लर्न वैसे भी करवाया ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। हम किस किस माध्यम से अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को रख सकते हैं? तो आपको पता है मौखिक रूप से रख सकते हैं, अपने मुख से बोल करके। इसके अलावा लिखित रूप में भी रख सकते हैं। तो लिखित रूप से, मौखिक रूप से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये साधन हो गए, क्योंकि 1 नंबर में पूछा तो इससे बड़ा लिखने की आपको जरूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट करिए। दोस्तों जो विराम चिन्ह होते हैं इन्हीं का प्रयोग करके हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं। और किस वाक्य, कहाँ पर वाक्य कंप्लीट हो रहा है, यानी कि कहाँ पर वाक्य खत्म हो रहा है, कहाँ पर हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग करना है, कहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। और जब इन सभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं तभी हम भाषा के अर्थ को स्पष्ट समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक वाक्य भी सुना होगा, रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। तो आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में एक बार रोको, फिर यहाँ पर कॉमा लगा, फिर मत जाने दो, फिर क्या कहा गया? रोको मत जाने दो, फिर कॉमा लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही वाक्य का अलग अलग अर्थ निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ विराम चिन्ह का प्रयोग करने से। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? सिंपली विराम चिन्ह का अर्थ स्पष्ट करना था कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम किसी भी भाषा में क्यों करते हैं, ताकि उस भाषा के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ पाए। और कुछ विराम चिन्हों के आपको नाम लिख देने, जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का नाम आपको लिख देना था, प्रश्नवाची चिन्ह का नाम लिख देना था, पूर्ण विराम बना करके इस तरीके से पूर्ण विराम का चिन्ह दिखा देना था। ठीक है, बस यही खाली करना था, क्योंकि 1 नंबर में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया था? दोस्तों मांटेसरी विधि का प्रयोग आपको पता है कि मुख्य रूप से लेखन में किया जाता है। लेखन विधि में इसका प्रयोग, मांटेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों को लिखना सिखाने के लिए, सही प्रकार से मांसपेशियों का कैसे प्रयोग करेंगे, इसी में मांटेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मांटेसरी विधि छोटे बच्चों के लिए प्रयोग होती है, जो 2-2.5 साल से लेकर के 6 साल तक के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, सिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देते हुए स्पष्ट करिए। तो दोस्तों सिरोरेखा कुछ अलग नहीं है, जैसे हमने राम लिखा, बस इसके ऊपर क्या लगा दी, हमने सिरोरेखा लगा दी। यही जो हम ये रेखा खींचते हैं, यही क्या होती है, सिरोरेखा होती है। और अगर हम ऐसे लिख करके छोड़ देंगे राम दाम, ऐसे केवल यहाँ पर हमने सिरोरेखा अगर नहीं लगाई है, तो वह देखने में क्या होगा, शब्द अच्छा भी नहीं लगेगा और मिला हुआ भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम लिखते हुए चले जाएं और हम सिरोरेखा ना लगाएं तो कितना बेकार लगेगा, और ये अक्षर अलग अलग दिखेंगे। सिरोरेखा का हमें इस तरीके से लिख करके दिखाना है एक सेंटेंस, और उसमें क्या करना है, ये एग्जाम्पल दिखाना है कि अगर हम सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बहुत बेकार लगेगा, यानी कि हम शब्दों को आपस में मिला करके नहीं पढ़ पाएंगे जब तक उस पर सिरोरेखा नहीं लगी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिरोरेखा शब्द लिखा है, फिर किसे लिखा है, फिर कहते हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर देखिए सब पर सिरोरेखा लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि अगर हम बच्चों को केवल और केवल पढ़ाएंगे तो बच्चे केवल पढ़ना ही सीखेंगे, जब तक उनको हम लिखना नहीं सिखाएंगे। लेखन शिक्षण यानी कि बच्चों को सही प्रकार से लिखना सिखाना, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग प्रकार से इमला बोलते हैं, उनको हम नकल लिखने को या सुलेख लिखने को कहते हैं। स्कूलों में सुलेख प्रतियोगिता कराते हैं जिससे बच्चों की राइटिंग सुंदर हो और जो लिखने की कला है वो बच्चों को अच्छे से आए, इसीलिए हम लेखन शिक्षण का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका मुख्य रूप से शिक्षक प्रयोग करते हैं कि बच्चों की राइटिंग कैसे सुंदर हो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रुतलेख का अर्थ स्पष्ट करिए। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, इसको हम इमला बोलना कहते हैं या इमला लिखना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे सुन करके लिखते हैं, तो सुन करके लिखने में क्या होता है, उनका दिमाग भी लगता है, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है ना, टीचर ने कौन सा शब्द बोला है, और फिर लिखना भी पड़ता है। तो इस तरीके से उनका दो दो काम होता है, सुनने का भी काम होता है, लिखने का भी काम होता है। बच्चे दो तरीके से एक्टिव रहते हैं और इससे उनका उच्चारण भी शुद्ध होता है, क्योंकि टीचर जो शब्द बोलेंगे वो शुद्ध ही तो बोलेंगे, तो बच्चों का उच्चारण शुद्ध होता है, बच्चे सही से लिखना भी सीखते हैं श्रुतलेख के माध्यम से, इमला के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता ही है उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं, और उष्ण व्यंजन को जब हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए थे कि उष्ण व्यंजन को बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, जैसे कि तीनों स हो गए, तीनों श हो गए और ह हो गया, ठीक है। यही है उष्ण व्यंजन, यही चारों, और इनको बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है या गर्म हवा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो जो हमारी हिंदी है यह देवनागरी लिपि है, और हिंदी में हम जो बोलते हैं वही पढ़ते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर KNOW लिखा है या NO लिखा, दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, नो ही तो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हिंदी है इसमें देवनागरी लिपि जो है, यानी हिंदी भाषा हमारी, इसमें हम जो चीज जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें यह देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, आपको पता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, विलोम शब्द, तुकांत शब्द एवं समानार्थी शब्दों के आशय को उदाहरण सही समझाइए। तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे कि दिन का क्या हो गया, रात। एग्जाम्पल सही समझाना, इस तरीके से आपको लिखना था, दिन का रात, इस तरीके से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ऊपर का नीचे। फिर देखिए तुकांत शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनके जो अंतिम अक्षर होते हैं वो क्या करते हैं, राइम करते हैं या एक स्वर में होते हैं। जैसे कि राम, काम, दाम, इसमें म अक्षर की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। जैसे कि हम हाथी को क्या कहते हैं, हाथी को हम, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, गज कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पानी को हम नीर कहते हैं, जल कहते हैं, तो ये समानार्थी शब्द हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 18 पूछा, अनुस्वार अनुनासिक में अंतर। दोस्तों अनुस्वार जो होता है ऊपर बिंदु को कहते हैं इस तरीके से, और अनुनासिक जो ये चांद बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। दोस्तों जहां पर आप देखोगे बिंदु लगा हुआ है वो मुख्य रूप से अनुस्वार ध्वनियां होंगी, और जहां पर आप देखोगे चांद बिंदु लगा हुआ है वो अनुनासिक ध्वनियां होंगी। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों अनुस्वार को हम समझ लेते हैं। अनुस्वार दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जो होता है वो अनुस्वार कहलाता है। तो दोस्तों स्वर के बाद आने वाला इसका अर्थ ही होता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको एक बिंदु के माध्यम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि पंख हो गया, ठीक है, ये अनुस्वार ध्वनि है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी पूछा है। इसके अलावा दोस्तों चंदन हो गया, ठीक है, इसके अलावा पंजाब हो गया, ये सब क्या है, ये सब अनुस्वार ध्वनिया। और अनुनासिक की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अनुनासिक, इसके अलावा यहाँ पर हम अंगा, इया, अड़ा, नामा को भी हम
मान सकते हैं, अनुस्वार ही ये भी होते हैं, अंगा, या, अड़ा, नामा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब पूछा है कि अनुनासिक कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो जो अनुस्वार स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन ही होता है। इनके प्रयोग में यहाँ पर आप देखोगे मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। अगर हम अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक में जैसे कि गांव है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर हम नाक का प्रयोग क्या करते हैं ज्यादा, मतलब बोलने के लिए इन शब्दों से कि गांव हुआ। ठीक है, आप देखोगे इसमें नाक से ध्वनि ज्यादा निकलती है। इसके अलावा बाट हुआ, मुंह हुआ, इसके अलावा दोस्तों चांद हुआ, ये सब में किसका प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगी इसको भी प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सारे के सारे विषयों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके सारे पेपर कैसे गए आप लोग कमेंट करिएगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई भी है जिससे मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोग उस पर भी कमेंट करिएगा और यहाँ पर भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सारे विषयों को आप मिला लीजिए, सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय